हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बाकी जो है जो KVS NBS के बारे में नई न्यूज़ है वो ये है कि आपकी एग्ज़ाम सिटी जो है वो आपको दिखाई देने लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक की है तो उसको चेक कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप लोग अपनी एग्ज़ाम सिटी जो है चेक कर लीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम कब है आपका। और इसी के संबंध में हमारी क्लासेज जो है स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने 2 क्लासेज जो है कंप्यूटर लिटरेसी संबंधित सवालों को किया था। इसमें हम लगभग आपको 300 प्रश्न करवाने वाले हैं टोटल। और यकीन मानिए कि इसी में से आपके सवाल आएंगे, इससे बाहर से आपसे सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ये तीसरा सेशन है। अगर 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 आपने जो है पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज़ को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है इस क्लास की PDF भी वहीं पर मिल जाया करेगी। देखिए, हमारे सेशन का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि अर्थमोमीटर, ठीक है, अर्थमोमीटर जो है ये किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अर्थमोमीटर जो है ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था इसका, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चार्ल्स जेवियर थॉमस, ठीक है, चार्ल्स जेवियर थॉमस। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अर्थमोमीटर जो है इन्हीं के द्वारा इनका आविष्कार किया गया था, चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। अब देखिए, इसका इस्तेमाल जो है ये जो है आविष्कार मतलब 1820 ईस्वी में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार ने किया था। और यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में माना जाता था। ठीक है, ये पहला जो है डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में ये काम करता था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है। कौन से संरचना पर आधारित होती है ये आपको बताना है। कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन द सेम मेमोरी यूनिट विदाउट एनी डिस्टिंक्स आर बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, मतलब ये कौन से आर्किटेक्चर पर काम करती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका वॉन न्यूमैन, ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे काम करती है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का तात्पर्य ऐसे किसी भी संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर से है जिसमें निर्देशों और डेटा एक साथ जो है कार्य नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इंस्ट्रक्शन और डेटा ऑपरेशन दोनों एक ही समय में कार्य करने हेतु सक्षम नहीं होते, क्योंकि वे एक कॉमन बस को जो है साझा करते हैं। अगला सवाल देखिए, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, तो ये किसने किया था, तो ये जो है अभी आपने देखा कि ये जो है जॉन वन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, यहाँ से आपसे बाहर से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप ये 300 प्रश्न जो हम करवा रहे हैं आपको देख लेंगे तो फिर ये आपके जो है बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, ये सचिन एकेडमी की बुक है और ऐसा सभी लोग मानते हैं, हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि ये जो है बेस्ट बुक है KVS NBS Tier 1 के लिए। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप जो है अभी तक खरीद नहीं पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जो है इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं डेली क्लास वाइज, और आप जो है लेक्चर भी देख सकते हैं। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अवधारणा बताती है कि प्रोग्राम और डेटा जिन्हें जो है प्रोसेस किया जाना है वो दोनों एक ही मेमोरी में रखे जाते हैं। इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जो है जॉन वन न्यूमैन ने जो है प्रस्तुत किया था। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। भारत का जो है पहला कंप्यूटर जो है कहाँ स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है ये जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये कलकत्ता में जो है स्थापित किया गया था। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में भारत का जो है पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1952 में कंप्यूटर की स्थापना अनुसंधान और सांख्यिकीय कार्यों के लिए की गई थी। इस उद्देश्य के लिए चुना गया संस्थान था भारतीय सांख्यिकीय जो है संस्थान कलकत्ता, जो उस समय देश में गणना और शोध कार्यों का प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल देखिए, 1965 से लेकर 1975 तक, मतलब 1965 से 75 तक एक युग था। तो कौन से कंप्यूटर का युग था, कौन सी जनरेशन चल रही थी ये आपको बताना है। तो इसकी जो जनरेशन चल रही थी वो आपकी कौन सी जनरेशन थी, तो ये जो है 78 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड जनरेशन का ये कंप्यूटर था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एकीकृत सर्किट का आविष्कार जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के अभियंता जैक किल्वी के द्वारा किया गया।
पहले जो है आईसी नहीं आती थी कंप्यूटर में, और जब इसका आविष्कार हो गया तो फिर आईसी के माध्यम से जो है कंप्यूटर आपके आने लगे। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी जो 1965 से 75 तक थी, इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ। और इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर हैं ICL 2903, ICL 1900 और यूनिवैक जो है 1108 और सिस्टम 1360, ये इसमें जो है शामिल थे। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम जो है एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। एप्पल 1 या 2 या जो है मैटिटास या एप्पल लीसा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये एप्पल 1 था। ठीक है, एप्पल 1 था, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एप्पल 1 को पहला एप्पल कंप्यूटर माना जाता है। इसका विकास जो है 1976 में हुआ था। ठीक है, एप्पल कंप्यूटर कंपनी के द्वारा इसका विकास जो 1976 में किया गया था। देखिए एप्पल कंप्यूटर के जो है को फाउंडर कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसके को फाउंडर जो थे, इनका नाम था स्टीव जॉब्स। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के जो है फाउंडर थे या सह संस्थापक थे, और अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक के रूप में जाने जाते थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO रहे, और अगस्त 2011 में इस पद से इस्तीफा दिया। स्टीफन वोजनैक और रोनाल्ड विंड के साथ मिलकर उन्होंने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया था। अगला सवाल देखिए, 1950 की जो कंप्यूटर पीढ़ी है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी पीढ़ी थी, तो ये जो है कौन सी पीढ़ी थी आपकी, तो ये जो है पहली पीढ़ी थी, याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी ये 1942 से 1955 तक इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत जो 1946 में हुआ था, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता था। इन कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग जो है किया जाता था। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक का सही अनुक्रम आपको बताना है। अब देखिए प्रोसेसर पहले नहीं आया था, तो उस क्रम में जो है यहाँ पर इन सभी का प्रयोग होता था। अब कौन कौन से, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है किसका प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब का, अभी आपने देखा पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, और फिर आपका जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, फिर आपका IC आई अभी थर्ड जनरेशन में, फिर VLSI आई। ठीक है, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, और फिर माइक्रो प्रोसेसर का, और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है IC सर्किट का प्रयोग किया गया, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। तो ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ULSI प्रोसेसर बाद में सबसे लास्ट में आपका ये माइक्रो प्रोसेसर आपका आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहली पीढ़ी में अगर हम देखें तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर हमारा आएगा, तीसरी पीढ़ी में आपका IC का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और चौथी पीढ़ी में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है इस्तेमाल हुआ, और फिर जो है पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, देखिए कंप्यूटर का है पहले जनरेशन से लेकर 5वें जनरेशन का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर IC का, फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर का, फिर ULSI माइक्रो प्रोसेसर का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है ये पहली पीढ़ी में किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर हम IC की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन में था, और अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हम फोर्थ जनरेशन में इसको मान सकते हैं। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब से कब तक मिलता है, ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये आपके जो है मुख्यतः जो है 1965 से 75 के बीच में माने जाते हैं। तो यहाँ पर 71 दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो परिपथ यूज होता था या जो सिस्टम यूज होता था वो आपका कौन होता था, तो वो आपका जो है इंटीग्रेटेड सर्किट लगती थी, याद रखिएगा। सी इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि IBM 360 या IBM 370 कंप्यूटर से ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिनको जो है हम कहते हैं IBM 360 और IBM 370। देखिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अधिक गति से जो है कार्य करते थे, और जैसे जैसे जो है जनरेशन बढ़ती गई कंप्यूटर का साइज जो है छोटा होता गया, और जो है प्रोसेसिंग काफ़ी तेज होती गई। तो इनके जो है IBM 360, 370 और जो है ICL 1900 और ICL जो है 2900, ये आपका जो है
तृतीय पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे। अगला सवाल देखिए 86 नंबर का सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित अवयव में से कौन सा जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक अवयव था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, आपने देखा था कि समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहली पीढ़ी में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब, इसके बाद दूसरी पीढ़ी में हमारा ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी पीढ़ी में जो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में ULSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। देखिए 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में IC सर्किट जो है ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने लगा था और इसके प्रयोग से जो है कंप्यूटर का जो है थोड़ा सा लघुकरण किया गया था, मतलब छोटे होने लगे थे। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदल दिया था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो VLSI जो है ये चौथे जनरेशन में आपका यूज़ हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, VLSI जो है ये आपका कब यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। देखिए चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास जो है ये 1971 से लेकर 80 तक माना जाता है और इस पीढ़ी के बीच में जो है कंप्यूटर में जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है इस्तेमाल किया गया था। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर तथा उससे अधिक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो है शामिल होते थे। अगला सवाल देखिए 88 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन या प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे कम जो हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे कम क्षमता किसकी हो जाएगी, तो सबसे कम क्षमता जो होती है ये आपकी माइक्रो कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर की होती है, माइक्रो कंप्यूटर की। और उसके बाद आपका मिनी कंप्यूटर आता है, फिर आपका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, माइक्रो, मिनी और जो है मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोनों भाषाओं में आपका दिया गया क्वेश्चन, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। देखिए डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों का जो आरोही क्रम है ये आपका हो जाएगा सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर और फिर आपका जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है और मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक कम शक्तिशाली होता है और इसका उपयोग जो है बैंकों और कंपनियों में किया जाता है। अगर आप देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये जो है मिनी कंप्यूटर से अधिक तथा सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर प्रणाली वाला होता है। इसका उपयोग व्यापार और निजी क्षेत्रों में भी किया जाता है। अगला सवाल देखिए डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये अलग अलग पीढ़ियों का जो है सही क्रम है, ये आपको बताना है डेटा प्रोसेसिंग के रूप में। तो चौथी पीढ़ी कह रहा है, देखिए पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, ऐसा कुछ होगा। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये हमारा जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। पहली के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, फिर आपकी तीसरी के बाद चौथी पीढ़ी, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। इसको तो बस एक क्रम में लगा देना था, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए 90 नंबर का सवाल है। 90 नंबर का सवाल कह रहा है कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ, तो कितनी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वर्ष 2015 तक आ गए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 5 जो जनरेशन थी ये इनकी आ गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का निर्माण हो चुका है और 5वीं पीढ़ी की शुरुआत वर्ष जो है 1990 से मानी जाती थी और अब तक यह जारी है। इस पीढ़ी में वर्तमान समय के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी कंप्यूटर जो है शामिल है। 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, कंप्यूटर कुछ ऐसे होते थे और दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। फिर जनरेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई और जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी का विकास हुआ धीरे धीरे क्या हो गया कि कंप्यूटर का साइज जो है वो छोटा होने लगा। फोर्थ जनरेशन में आपने देखा कि ये जो है थोड़ा सा लैपटॉप के टाइप में आने लगा और जो है 5th जनरेशन में आपने देखा कि एकदम से जो है ये AI बेस्ड कंप्यूटर होने लगे। अगला सवाल देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो है कब विकसित किया गया था, किसके द्वारा, ये आपको बताना है। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये जो है USA के द्वारा विकसित किया गया था। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA के द्वारा किया गया और डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स या बाइनरी नंबर के रूप में प्रदान किए जाते हैं। जॉन विंसेंट एटानासॉफ को डिजिटल कंप्यूटर का जो है आविष्कारक माना जाता है। अगला सवाल देखिए निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, तो ये कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, तो ये आपका जो है मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। इसका जो है डी विकल्प जो है ये हमारा
सही हो जाएगा। देखिए इसका आकार जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। किसका? तो मिनी कंप्यूटर का। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूजर प्रणाली वाला होता है, जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ जो है कार्य कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर के उदाहरण आपके हैं IBM AS400E और हनीवेल 200 या T1 990। अगला सवाल देखिए, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर जो है काम करता है, ये आपको बताना है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये सवाल उत्तराखंड UDA और LDA में पूछा गया था और ये जो है कैलकुलेशन बेस पर काम करता है, याद रखिएगा, कैलकुलेशन पर। तो देखिए ये UDA और LDA में, उत्तराखंड UDA LDA प्री 2006 में ये सवाल आपका जो है पूछा भी गया था। देखिए डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी बाइनरी पद्धति में परिवर्तित करके कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर अधिक क्षमता से जो है संचालन करने में सक्षम होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की सभी संक्रियाएं जो है की जा सकती हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को जो है नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? SSC जो है CHSL 21/10/2020 शिफ्ट 3 में यह सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा में हवाई यातायात और रडार नियंत्रण के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप होता है। अस्पतालों में मरीज की हार्ट बीट मापने और ब्लड प्रेशर जांचने हेतु भी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है ये आपको बताना है और क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। देखिए CPU, रोम और रैम ये पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन USB नहीं। ठीक है, B विकल्प जो है ये नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। देखिए पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं और इसके मुख्य भाग CPU, रैम और रोम है। USB उपकरणों के बीच जो है डेटा संचार स्थापित करने का काम करता है, तो ये जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटरनेशनल जो है बिजनेस मशीन है। B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है B विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। IBM का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पर्सनल कंप्यूटर के विकास और निर्माण में IBM का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और IBM का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है या कंप्यूटर निर्माण करने वाली प्रमुख अमेरिकी कंपनी है। अगला सवाल देखिए, मैक इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मेड बाई। मैक एक प्रकार का जो है पर्सनल कंप्यूटर है या किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो ये जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो यह एप्पल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एप्पल के द्वारा। A विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य कम लागत वाले व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या PC कहा जाता था। या माइक्रो प्रोसेसर आधारित तकनीक पर बना छोटा किफ़ायती कंप्यूटर है जिससे घर या कार्यालय किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता था। मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में प्रस्तुत किया गया और यह पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस जैसी सुविधा शामिल थी। अगला सवाल देखिए, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को जो है संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 98 नंबर के सवाल का, ये हो जाएगा आपका सर्वर। सभी कंप्यूटर जो है ये सर्वर से ही कनेक्टेड होते हैं और सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। B विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सर्वर विशेष प्रकार का जो है कंप्यूटर सिस्टम होता है जो नेटवर्क में मौजूद अन्य कंप्यूटरों को जो है सेवाएं और संसाधन उपलब्ध कराता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो है जनक माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपका जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा विजय भाटकर। विजय भाटकर जो है D विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और आपको ये पता नहीं रहा होगा, मुझे पता है। उनके निर्देशन में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 जो है विकसित किए गए थे। वे 1987 में CDAC की सुपर कंप्यूटर योजना के प्रमुख रहे। अगला सवाल देखिए, परम का एक उदाहरण है। परम जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। आपने देखा अभी परम 8000 और 10000 जो है भारत में विकसित किए गए थे, तो ये आपके सुपर कंप्यूटर है। C विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए परम भारत में विकसित एक सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का उदाहरण है। इसे CDAC पुणे द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था और भारत का आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर जो है प्रत्यूष है जिसे जनवरी 2018 में तैयार किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला सवाल देखिए 101 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा परम युवा 2। ठीक है, परम युवा 2 डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर, बेंगलुरु में हार्डवेयर और पुणे में फ्रेमवेयर विकास पर कार्य किया गया। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटरों में परम युवा जो है सेकंड एक महत्वपूर्ण मॉडल है, और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है ये माना जाता है। अगला सवाल देखिए 102 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो परम की श्रृंखला कौन नहीं है, तो परम मित्र नहीं है, याद रखिएगा। परम मित्र जो है ये आपकी नहीं है। बाकी परम ब्रह्म और परम 8000 और परम जो है 8600 ये सभी आपके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परम मित्र एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 8000 और परम ब्रह्म और परम 8600, परम युवा, परम ईशान, परम पद्म और परम सिद्धि जो है परम श्रृंखला के प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं। परम श्रृंखला के सभी सुपर कंप्यूटरों का विकास CDAC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है, इसके द्वारा जो है किया गया है। अगला सवाल देखिए 103 नंबर का सवाल है, which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। मतलब इनमें से जो है पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है। पोर्टेबल डिवाइस नहीं है पूछ रहा है। देखिए पोर्टेबल डिवाइस ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से या दूसरी जगह पर आसानी से जो है कैरी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आईपॉड तो बिल्कुल है, लैपटॉप बिल्कुल है, थंब ड्राइव भी है, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जो है कैरी नहीं किए जा सकते हैं। तो डी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे मेज पर या मेज के नीचे स्थिर रूप से रखने के लिए बनाया गया है। लैपटॉप, आईपॉड, थंब ड्राइव आदि पोर्टेबल उपकरण हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। इसके विपरीत डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होता है, इसे एक ही स्थान पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला सवाल देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस से हमारा सवाल होने वाला है। देखिए डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से जो है किस द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता। मतलब किसके द्वारा जो है डेटा को इंटर नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो COM के द्वारा। ठीक है, COM के द्वारा नहीं हो जाएगा, बाकी OMR और OCR और MICR के द्वारा जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेटा प्रविष्टि कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं या इनपुट कर सकते हैं, ये आप जाने रहिए। ठीक है, लेकिन हम COM से जो है नहीं कर सकते हैं। देखिए OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सभी तकनीकें जो है डेटा एंट्री के लिए होती हैं। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे वैसे आपका डेटा जो है कंप्यूटर में इंटर हो जाएगा। और जबकि COM कंप्यूटर आउटपुट जो है माइक्रोफिल्म का उपयोग डेटा आउटपुट संग्रहण के लिए होता है। इसके लिए डेटा प्रविष्टि से कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज जो है किसने की थी। तो कंप्यूटर माउस की खोज जो है किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर माउस की खोज जो है डगलस एंजलबर्ट ने की थी, और यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए IO या इनपुट आउटपुट मेथड और इनपुट आउटपुट जो है ये डेडिकेटेड करता है किसको, आपको ये बताना है। देखो IO मतलब इनपुट आउटपुट मैप, IO या इनपुट आउटपुट सूचित करता है किसको सूचित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए आपको बताना है। इसमें से गेस करिएगा कौन सा सही हो जाएगा। मैं आपको अभी इसका जवाब बताता हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का समर्थन करता है। CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए पृथक एड्रेस स्पेस का जो है समर्थन करता है, जो IO जो इनपुट आउटपुट जो है मैप्ड होता है ये। तो इसका जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए इनपुट और आउटपुट ऐसी प्रक्रिया है जिसमें IO ऑपरेशन को CPU और पेरिफेरल डिवाइसों के बीच जो है निष्पादित किया जाता है। यह प्रक्रिया CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग एड्रेसेज का समर्थन करती है, जिससे प्रत्येक इकाई स्वतंत्र रूप से जो है कार्य कर पाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। इनपुट डिवाइस जो है कौन सी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या प्रोजेक्टर या हेडफोन या इंकजेट प्रिंटर। तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस की बात हो रही है। प्रोजेक्टर भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी, और ये आपका इंकजेट प्रिंटर भी। लेकिन आपका जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है
ये आपका यार ऑप्शन जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। आपके द्वारा दिए गए इनपुट डिवाइसों की सूची में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, टचपैड और पेन जो है ये आपके शामिल हैं। इसमें माइक्रोफोन भी आपका आ जाएगा, जबकि प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्रिंटर ये सभी आपके जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल देखिए, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कौन सा जो है डिवाइस जो है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए जो है सूचना भेजता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही आप डेटा को इनपुट कराते हैं और प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजने का कार्य करती है। इनपुट डिवाइस द्वारा भेजे गए डेटा को प्रोसेसर प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद जो प्राप्त परिणाम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उपयोगकर्ता तक जो है पहुंचता है। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदल देता है? ये आपको बताना है। तो यह वह कौन सा जो है उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, डिजिटल रूप में, इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा, इसका नाम है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी भौतिक छवि या दस्तावेज को स्कैन करने के लिए किया जाता है, और यह स्कैन की गई जानकारी को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके सीपीयू तक पहुंचाता है ताकि सीपीयू उसे प्रोसेस कर सके। स्कैनर का मुख्य कार्य किसी भी कागजी चित्र, फोटो या दस्तावेज को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने योग्य डिजिटल डेटा में बदलना होता है। अगला सवाल देखिए, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम इनपुट कहते हैं। कि क्या कहते हैं? उसको हम इनपुट कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में जब भी कोई जानकारी टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट की जाती है तो वह कंप्यूटर तक पहुंचने वाली प्रारंभिक सूचना होती है। ऐसी सभी सूचनाएं या डेटा कंप्यूटर द्वारा इनपुट के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, और इनपुट वह सामग्री है जिसे उपयोगकर्ता कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? ये आपको बताना है। तो अधिकांश जो कीबोर्ड होते हैं इनका जो लेआउट होता है ये QWERTY पर आधारित होता है। याद रखिएगा, QWERTY पर। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अधिकांश कीबोर्डों में जो लेआउट होता है वो QWERTY। आप मोबाइल फ़ोन का भी कीबोर्ड देखेंगे तो आपकी शुरुआती जो 6 कुंजियाँ होती हैं, 6 बटन जो होती हैं, 6 कीपैड जो होते हैं, ये आपका QWERTY से ऐसे इस क्रम में होते हैं। ठीक है, और इसे सबसे पहले जो है 1868 में सेल्स एंड ग्लिडन टाइपराइटर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह लेआउट टाइपराइटर, फ़ोन और कंप्यूटर के कीबोर्ड में उपयोग होने वाला सबसे सामान्य और मानक लेआउट है। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये आपका QWERTY लेआउट पर आपके सभी लगभग कंप्यूटर के और जो है मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड आपके बने होते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे अगले सवालों के साथ, और लगभग जो है 300 प्रश्न मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से कराने वाला हूं, और उम्मीद रखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि लाइक और आपका कमेंट ही हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। और आप इसमें जो है कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कंजूसी नहीं छोड़ते, तो आप भी कंजूसी मत करिएगा। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।